हेलो फ्रेंड्स, द गुड नॉलेज कॉर्नर पर आप सबका स्वागत है। आज फिर मैं आपके लिए एक नई कहानी लेकर आई हूँ जो बहुत ही अच्छी है, जिसमें ये बताया गया है कि हमारी बुद्धि जो है सबसे सर्वश्रेष्ठ है। हम बुद्धि से कोई भी कार्य कर सकते हैं, हम बुद्धि से कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपके लिए एक छोटी सी वीडियो लेकर आई हूँ जो आपको अच्छे से समझनी है। पहले मैं आपको अपनी वीडियो के बारे में, अपने टॉपिक के बारे में समझाऊंगी। उसके बाद मैं आपको ये कहानी सुनाकर आपका मनोरंजन कराऊंगी, जिससे आपको शिक्षा भी मिलेगी। तो आज का हमारा टॉपिक है ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत स्वर कौन कौन से हैं। ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत स्वर कौन कौन से हैं। सबसे पहले ह्रस्व। ह्रस्व क्या होते हैं? ह्रस्व होते हैं जिनके बोलने में कम समय लगे, उन्हें क्या कहते हैं? ह्रस्व स्वर। जैसे अ, ई, उ, री इत्यादि। इन्हें एक मात्रिक स्वर या मूल स्वर भी कहा जाता है। दूसरा हमारा है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर क्या होते हैं? जिनके बोलने में ह्रस्व से दुगना समय लगे, उन्हें क्या बोलते हैं? दीर्घ स्वर। जैसे आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। नेक्स्ट हमारा है प्लुत। प्लुत क्या होते हैं? जिनके बोलने में ह्रस्व से तिगुना समय लगे। जिनके बोलने में ह्रस्व से तिगुना समय लगे उसे हम प्लुत कहते हैं। जैसे ओम। इनका उच्चारण प्राय दूर से पुकारने के लिए होता है। धन्यवाद। आज की वीडियो में बस मैं आपको इतना ही समझाऊंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा, तथा मेरी कहानी सुनकर ये बताइए कि आपको इससे क्या शिक्षा मिली। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि उन्हें हर रोज़ एक नई कहानी सुनने को मिले। धन्यवाद। तो सुनिए, आज की कहानी है हमारी। एक राजा होता है, उसके दो मंत्री होते हैं। दोनों मंत्रियों में आपस में विवाद छिड़ जाते हैं। एक कहता है कि व्यापार, धन की प्राप्ति के लिए व्यापार जरूरी है। दूसरा कहता है कि धन की प्राप्ति के लिए बुद्धि का होना जरूरी है। दोनों हर रोज़ ऐसे ही लड़ते रहते, ऐसे ही दोनों जो है झगड़ते रहते। लेकिन एक दिन क्या हुआ, जब काफ़ी टाइम हो गया ऐसे ही लड़ते झगड़ते, एक दिन क्या हुआ, दोनों में आपस में हाथापाई हो गई, मारने पीटने लग गए। तो राजा तक बात पहुंची। राजा ने दोनों को बुलाया, दरबार में पेश हुए। तो राजा ने पूछा क्या बात है। तो दोनों मंत्रियों ने बताया। एक ने बताया कि व्यापार के लिए धन जरूरी है, धन के लिए व्यापार जरूरी है। और दूसरे ने बताया कि धन के लिए बुद्धि जरूरी है। तो राजा ने सोचा ये तो एक बात है कि क्या करना चाहिए। तो वो दोनों को बोलते हैं कि तुम दोनों अपनी अपनी बात को सिद्ध करने के लिए मेरे को कुछ करके दिखाओ। तो वो दोनों को पहले जो व्यापार, धन के लिए बता रहा था कि व्यापार जरूरी है, उसको बुलाते हैं। उसको कहते हैं कि तुम मेरे खजाने से जितना भी तुम्हें पैसा चाहिए उतना पैसा ले लो और अपना व्यापार करके मेरे को धन कमा के दो। मैं तुम्हें 6 महीने का समय दे रहा हूँ दोनों को। 6 महीने में अगर तुम धन कमा के नहीं लाए तो तुम्हें कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाएगी। अब पहले को बता दिया, अब दूसरे की बारी आई। दूसरे को राजा ने बोला कि क्या तुम्हारा पूरा विश्वास है कि तुम बुद्धि से धन कमा सकते हो? उसने कहा जी राजा साहब, मेरा तो पूरा विश्वास है कि हम बुद्धि से कुछ भी कर सकते हैं। तो उसने मंत्री से कहा ठीक है, अगर तुम बुद्धि से सब कुछ कर सकते हो तो मैं तुम्हें काम देता हूँ और तुम उससे पैसा कमा के दिखाओ। तो राजा जो है उसको अपने अस्तबल में बिना पैसे के काम पे लगा देता है कि तूने अस्तबल में ही काम करना है। तो वो अस्तबल में
काम करने लग जाता है, देखता रहता है कि अस्तबल में उनको कैसे वो काम कर रहे हैं, कौन घोड़े को चारा डाल रहा है, कौन खाना खिला रहा है, कौन साफ कर रहा है उनकी लीद। तो ऐसे ही काफ़ी समय बीत जाता है। तो वो सोचता है कि मैं क्या करूं, कैसे पैसा कमाऊं। तो वो एक दिन क्या होता है कि वो अपना बैठा था, देख रहा था अस्तबल में बैठ के, सोचने लगा कि पैसा कैसे कमाऊं। तभी उसे एक तरकीब सूझी। उसने घोड़े की लीद को सूंघना शुरू कर दिया। जो अस्तबल का मुखिया था वो देख रहा था, जो कर्मचारियों में मुखिया था वो देख रहा था कि ये मंत्री जो है घोड़े की लीद को क्यों सूंघ रहा है। तो वो उसको देख के डर जाता है। वो एक दिन उससे पूछ ही लेता है मुखिया, कहता है महाराज आप ये घोड़े की लीद क्यों सूंघ रहे हो। तो मंत्री बोला कि मेरे को लीद सूंघने से ये पता चल जाएगा कि ये घोड़े इतने कमज़ोर क्यों हैं। राजा साहब तो इनको इतना खाना देते हैं, इतना सब कुछ देते हैं, लेकिन ये तो बहुत कमज़ोर हैं। तो इससे ये पता चल जाएगा कि इनको जो राजा साहब खाना देते हैं वो सारा तुम खा जाते हो और इनको केवल घास ही घास देते हो। तो ये सुन के जो मुखिया था वो घबरा जाता है, कहता है अगर राजा को ये बात पता चलेगी तो वो तो हम सबको नौकरी से निकाल देंगे और जो सज़ा मिलेगी वो अलग से। तो वो अपने सारे कर्मचारियों को बुलाता है और सबसे थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठे करता है और मुखिया को दे देता है। कुछ ही दिनों में मुखिया के पास बहुत सारे पैसे इकट्ठे हो जाते हैं, वो राजा के पास लेकर चला जाता है, राजा को दे देते हैं। उधर वो जो दूसरा मंत्री था जो कहता था कि व्यापार से ही पैसा कमाया जाता है, तो वो राजा के खजाने से बहुत सारे पैसे लेता है और अपने शहर में जो है जगह जगह अपनी दुकानें खोल देता है। लेकिन दुकानें खोलने से पैसा तो नहीं आ जाएगा, उसके लिए काम भी करना पड़ेगा। वो सारा दिन बेचारा परेशान रहता है कि कहाँ से कितने पैसे आएंगे, कैसे आएंगे। वो सारा दिन परेशान घूमता रहता है। और उधर वो जो था उसने तो पैसे ला के दे दिए राजा को। तो राजा ने सोचा इसने तो बड़ी जल्दी पैसे ला के दे दिए, चल मैं इसको ना कोई और काम देता हूँ और परीक्षा लेता हूँ इसकी। तो राजा क्या है, राजा सोचता है इसको क्या काम दूँ, क्या काम दूँ। तो राजा उसे अस्तबल से हटाकर जो है समुद्र की लहरें गिनने का काम दे देता है। राजा सोचता है कि समुद्र की लहरें तो ये गिन नहीं सकेगा, तो अपने आप ही आ जाएगा और ये हार जाएगा, फिर मैं इसको सजा दूंगा। तो वो क्या करता है, जो मंत्री होता है सारा दिन समुद्र के किनारे बैठना स्टार्ट कर देता है और ऐसा लगता है जैसे वो सचमुच में ही लहरें गिन रहा हो। एक दिन जो जहाज़ों का कप्तान होता है वो उसे देख लेता है और उससे पूछता है कि मंत्री जी आप सारा दिन यहाँ पे क्यों बैठे रहते हो, न इसके समुद्र के किनारे क्यों बैठे रहते हो। तो मंत्री उससे कहता है कि मैं इसलिए यहाँ पे बैठा रहता हूँ कि मैं तुम्हें देखता रहता हूँ कि मैं यहाँ पे बैठा रहता हूँ क्योंकि राजा ने मेरे को लहरें गिनने का कार्य दिया है, लेकिन तुम्हारी जहाज़ों के आने जाने की वजह से मैं पूरी तरह से लहरें नहीं गिन पा रहा हूँ। तो वो सोचता है कि ये राजा को बता देगा कि हमारे कारण जो है इसने ये लहरें नहीं गिन पाया और राजा फिर हमें सजा देगा और नौकरी से निकाल देगा। तो वो ये सोचकर जो कप्तान होता है वो सारे मुल्लाओं को इकट्ठा करता है और उनसे बहुत सारा धन इकट्ठा करके मंत्री को दे देता है और कहता है कि हमारी शिकायत मत करना। तो फिर मंत्री राजा के पास जाता है और राजा को ढेर सारे पैसे दे देता है। तो राजा सोचता है ये तो इस परीक्षा में भी पास हो गया, अब मैं क्या करूं। तो राजा ये सोचता है चल इसको और भी मुश्किल काम देता हूँ। तो राजा उसको तारे गिनने का काम दे देता है। कहता है कि तू तारे गिन के बता कि आसमान में कितने तारे हैं। मंत्री जो है फिर अपनी बुद्धि लगाता है, क्योंकि तारे तो गिन नहीं सकता, तो वो अपनी बुद्धि लगाता है, बुद्धि का प्रयोग करता है। तो वो ऐसे ही ऊपर गर्दन करके घूमता रहता है, तारों की तरफ देखता रहता है, घूमता रहता है इधर उधर। तो एक दिन वो एक शहर में जाता है जहाँ पे सारे अमीर अमीर लोग रहते थे। उनकी बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची इमारतें थी और वो अपनी ऊंची गर्दन करके जा रहा था।
तो एक आदमी उसको पूछ लेता है कि मंत्री जी, आप ऊपर गर्दन करके क्यों जा रहे हो? तो वो कहता है कि मैं तो ये देख रहा हूँ कि तुम्हारी इमारतें कितनी ऊंची ऊंची हैं, और राजा ने मेरे को तारे गिनने का काम दिया है, इससे मेरे को तारे पूरे दिखाई नहीं दे रहे हैं क्योंकि ये अड़ जाती हैं, तो मैं इसलिए देख रहा हूँ कि मैं क्या करूँ। और ये कह के वो ज़ोर ज़ोर से रोने लग जाता है। तो वो कहते हैं आदमी कि आप रो क्यों रहे हो मंत्री जी? कि मैं ये इसलिए रो रहा हूँ कि अब मैं राजा को बताऊँगा कि इनकी वजह से मैं तारे नहीं गिन पा रहा हूँ, तो राजा तुम्हारी ये जो बिल्डिंगें हैं सारी गिरवा देगा। तो कहता है नहीं नहीं महाराज, ऐसा मत करना, तुम हमसे ये पैसे ले लो और राजा को समझा दो किसी तरीके से ताकि हमारी इमारतें ना गिरवाएं। तो वो सारे लोग जो है बहुत सारा पैसा इकट्ठा करके उसे दे देते हैं। तो वो कहता है मैं सोचूंगा, जाके कोशिश करूंगा राजा को समझाने की। तो राजा को ले जाके बहुत सारा पैसा दे देता है। तो जब वो राजा को पैसे देता है तो राजा बहुत खुश होता है और समझ जाता है कि बुद्धि से हम कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। तो बच्चों, जैसे उसने बुद्धि से काम लिया और सफल हुआ, ऐसे ही तुम्हें भी अपनी बुद्धि का प्रयोग करके सफलता प्राप्त करनी है। धन्यवाद।